नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि 24 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। और योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा 24 मार्च को, और योगी को औपचारिक रूप से चुना जाएगा। इस बैठक में विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं लखनऊ से। एक औपचारिक बैठक है हालांकि ये, और इस औपचारिक बैठक में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगेगी विधायक दल के नेता के रूप में। तो योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 24 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगेगी विधायक दल के नेता के रूप में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से। योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। नीलेश, एक औपचारिक बैठक होनी है 24 तारीख को। इस औपचारिक बैठक में सीधे तौर पर विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर फैसला होगा। हालांकि अभी से ये फिक्स हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ ही विधायक दल के नेता होंगे। देखिए, बिल्कुल 25 तारीख को जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन कान्हा स्टेडियम में होना, उससे एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च को ये बैठक की जाएगी। लोक भवन में ये बैठक होगी जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व ने ये सुनिश्चित कर रखा है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा। लेकिन एक औपचारिक जो घोषणा होती है, औपचारिक जो एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया 24 मार्च को पूरी की जाएगी, जिसमें विधायकों की बैठक होगी। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका दल का नेता चुना जाए और 25 तारीख को वो शपथ ग्रहण करें। तो कहीं ना कहीं एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जो 24 मार्च को पूरी की जाएगी। लोक भवन में बैठक होगी। हालांकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा। लेकिन औपचारिक जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होता है। उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो 24 तारीख को बैठक होनी है, वो बैठक होगी जिसमें औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता हैं और वही उत्तर प्रदेश के मुखिया बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये औपचारिक जो बैठक है, वो औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बैठक होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। वो अपना अपना मत देंगे कि उनका विधायक दल का नेता कौन होगा। हालांकि ये पहले से ही सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा। जी, सुनिश्चित तो हो चुका है और अब ये सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, क्योंकि 25 तारीख को शपथ ग्रहण भी है और 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे, लेकिन साथ ही योगी मंत्रिमंडल के जो बड़े चेहरे हैं वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। क्या उसके बारे में कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पाए हैं कि योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे इस बार? जिस तरीके से 24 तारीख को ये बैठक का आह्वान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो उत्तर प्रदेश में जीते हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल होंगे। उसके बाद एक औपचारिक घोषणा की जाएगी कि विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। हालांकि अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह कान्हा स्टेडियम में 4 बजे रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। हालांकि उस दिन तमाम जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनकी भी घोषणा होनी है। हालांकि कोई भी सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है और उसी दिन 25 तारीख को 4 बजे ये घोषणा की जाएगी कि योगी के कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। हालांकि जिस तरीके से ऐलान किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा विधायक इस बार चुने गए हैं, महिलाएं जो चुनी गई हैं, उनको खास तौर पर कैबिनेट में जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं तमाम नए चेहरों को इस बार योगी कैबिनेट में देखा जा सकता है। तमाम जो पुराने विधायक रहे हैं उनको दूसरी बार इस बार जो है मौका दिया जा सकता है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, जो 2017 से 22 तक मंत्री पद पर रहे और इस बार उनको दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस कयास पर विराम 25 तारीख को लग जाएगा। कौन कौन से नए चेहरे होंगे जो योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कैबिनेट में रहेंगे, कौन कौन से नए चेहरे होंगे जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, कौन कौन से नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे होंगे जिनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर लगातार
उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में जो राजनीति है वो देखी जा सकती है। हर कोई ये चाहता है कि उनका जो नेता है वो योगी कैबिनेट में मंत्री बने, ताकि उनके क्षेत्र का विकास और तेजी से किया जा सके। तो कहीं ना कहीं 24 को ये बैठक है वो काफी बैठक अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करना भी जरूरी है, ताकि 25 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको और भी भव्य बनाया जा सके। जी नीलेश, अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं लगातार गर्म हैं और अभी तक नाम साफ नहीं हो पाया है कि इस बार उप मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे हम स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लें या फिर जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए उनकी बात कर लें, अनुराग ठाकुर की बात कर लें या केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें, हालांकि किसी भी नेता की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे या इस बार डिप्टी सीएम का जो पद है वो खत्म किया जाएगा। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो है अपने अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित कराएंगे। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि अगर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे तो उसमें 2 डिप्टी सीएम रहेंगे या 3 डिप्टी सीएम रहेंगे या फिर इस बार डिप्टी सीएम का जो पद है वो खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम की रेस की अगर बात करें तो बेबी रानी मौर्य भी इस रेस में शामिल है। ब्राह्मण चेहरे की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक भी इस रेस में शामिल है। उसके अलावा तमाम जो नए चेहरे हैं कहीं ना कहीं उनके कंधे पर भी ये डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो तमाम लोग बड़े उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का इस बार डिप्टी सीएम कौन होगा। हालांकि अगर हम पुराने दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें या दिनेश शर्मा की बात कर लें, तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि संगठन उनको चाहता है कि वो संगठन में आकर काम करें और संगठन को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में उनको और बड़ी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी जाएगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी संगठन में काम किया है। और दिनेश शर्मा की बात करें तो दिनेश शर्मा लखनऊ के महापौर रहे हैं, उसको इस बार जो है डिप्टी सीएम का दायित्व दिया गया था। 5 साल तक वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे, तमाम जगहों पर उन्होंने काम किया। इस बार जो है उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है या फिर उनको फिर से डिप्टी सीएम रिपीट किया जाएगा। हालांकि तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि इस बार दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम के पद पर नहीं बैठाया जाएगा, उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। और डिप्टी सीएम अगर कोई बनाया जाएगा तो उनमें से नए चेहरे शामिल होंगे। खासतौर पर बेबी रानी मौर्य की अगर हम बात कर ले तो वो राज्यपाल थी। राज्यपाल के पद से उनको इस्तीफा दिलाने के बाद उनको उत्तर प्रदेश में लाया गया और विधायकी का चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जीती हैं वो। तो ऐसे में उनकी भी दावेदारी मजबूत हो जाती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा में चुनाव हार गए थे जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर थे। तो ऐसे में अगर एक मौर्य चेहरे की जरूरत पड़ेगी तो बेबी रानी मौर्य वहां पर सटीक बैठती हुई नजर आती है। जी चलिए नीलेश, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 24 तारीख को ये एक औपचारिक बैठक होनी है और 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि 5 दिन वाराणसी दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मोहन भागवत। 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक वाराणसी में ही वो रहेंगे। 5 दिनों का उनका ये दौरा है और गोरखपुर के दौरे के बाद में वाराणसी जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक वाराणसी दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और काफी खास ये दौरा उनका बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर? 5 दिनों के वाराणसी दौरा है उनका। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका 23 मार्च से 27 मार्च तक वाराणसी का प्रवास कार्यक्रम रहेगा, जिसमें वो सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तमाम जो कार्यक्रम होंगे उसमें वो सम्मिलित होंगे और उत्तर प्रदेश और देश के सामाजिक और राजनीतिक जो पहलू हैं उन पर चर्चा की जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वाराणसी में 5 दिन का जब प्रवास कार्यक्रम रहेगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से वाराणसी उत्तर प्रदेश और केंद्र का केंद्र बिंदु रहा है, जहां पर चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारियों की बात कर लें, लगातार प्रवास पर बने रहे हैं और वहां पर बैठकर तमाम बड़ी अहम बैठकों को सुनिश्चित किया गया, जिसमें तमाम बड़े निर्णय लिए गए, चाहे धारा 370-35A को हटाना हो या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना हो। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर लागू करना है, समाज के लिए कैसे बेहतर आयाम स्थापित किए जाए ताकि समाज जो है और भी ज्यादा विकास कर सके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति
को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति ही ये तय करती है कि दिल्ली दरबार में कुर्सी पर कौन आसीन होगा। तो कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो आरएसएस प्रमुख की जो ये 5 दिन का प्रवास का वाराणसी का कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर बैठकर वो उत्तर प्रदेश के तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। खासतौर पर सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या बेहतर परिवेश बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश जो है और भी ज्यादा विकास कर सके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से और भी बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में जो है लगातार बेहतर अच्छे व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जा सके। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रवास का कार्यक्रम होने वाला है मोहन भागवत का। इससे पहले की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई है, 1 घंटे तक करीब एक बैठक चली है जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे और भी ज्यादा मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक जो ढर्रा बना हुआ है उसको कैसे हम और भी बेहतर बनाएं ताकि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने अधिकारों को जान सकें और अपने लिए बेहतर रास्ते खोल सकें। तो तमाम पहलुओं पर ये 5 दिनों का जो प्रवास का क्रम है वो रहने वाला है, जिसमें खास तौर पर युवाओं और महिलाओं को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के लिए और क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। केंद्र सरकार कैसे और भी ज़्यादा बेहतर जो विकल्प है उत्तर प्रदेश में स्थापित करे ताकि उत्तर प्रदेश का युवा और महिलाएं आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो ये 5 दिनों का प्रवास का कार्यक्रम है उसमें तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, तमाम बैठकों को वो खुद अध्यक्षता करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण 5 दिनों का दौरा हो जाता है। जी नीलेश, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब 2022 में एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तैयारियां कर रहे हैं 2024 के इलेक्शंस को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर। देखिए बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 25 तारीख को सरकार का गठन होना है। तो तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है आरएसएस, जहां पर ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहकर समाज के हित में काम करते हैं और समाज के उन तबकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, कैसे उनको उनका अधिकार दिलाया जा सके। तो ये एक रूपरेखा तैयार करते हैं आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। महीनों महीनों वो प्रवास पे रहते हैं, चाहे वो वाराणसी का प्रवास हो या फिर दूसरे जनपदों का प्रवास हो। वहां पर रहकर उनके प्रवास का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि समाज को कैसे हम और भी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। उसके अलावा समाज को कैसे हम राष्ट्रवाद से जोड़ें। आरएसएस का जो मेन मोटो है वो उनका मेन मोटो है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रवाद से जोड़ें ताकि हमारा जो देश है और भी ज़्यादा शक्तिशाली बने और भी ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर हो। तो आरएसएस का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बच्चे को आरएसएस की नीतियों से जागरूक कराया जाए, आरएसएस के साथ उनको जोड़ा जाए, आरएसएस का कार्यकर्ता बनाया जाए और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत किया जाए ताकि वो उनके मन में जब एक राष्ट्रवाद की भावना जागेगी तो कहीं ना कहीं वो अपना और अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास करने के लिए सोचेंगे। तो इस तरीके के तमाम बैठकों को अध्यक्षता करेंगे मोहन भागवत और 5 दिनों का ये प्रवास कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 2024 के अगर हम चुनाव को देखें तो अभी से ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जुट गए हैं 2024 की तैयारियों में। दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो वो अभी भी जो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव हैं उन्हीं में उलझे हुए हैं कि कहां से हमसे चूक हुई और क्या हमको नहीं करना था ताकि हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौट पाते। वो अभी इसी चिंतन मनन में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारियों में जुट गई है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई, कौन कहां प्रचार करेगा, किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी और कैसे जनता का फीडबैक लिया जाएगा कि जो उनका नेता है उनके लिए वहां पर कितना जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये तो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। लेकिन अगर बात करें अभी गोरखपुर में भी मुलाकात करी है योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने और इस दौरान देखा जाए तो कई मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा हुई होगी। बीजेपी ने जो जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं रहा होगा कि आखिर क्या कुछ अहम मुद्दे रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा 2024 में क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, इस तरीके के तमाम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा हुई होगी।
देखिए बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। जहां पर वो प्रचार करते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होता है उसके जीतने की संभावनाएं करीब 90% बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में 1 घंटे की जो ये मुलाकात मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की रही है वो काफी अहम रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं से जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो तमाम योजनाएं धरातल पर लागू कराई हैं, चाहे वो किसानों के गन्ना भुगतान का मूल्य हो या धान की खरीद को लेकर हो या भ्रष्टाचार को लेकर हो, क्योंकि मुख्यमंत्री शुरू से कहते आए हैं कि जीरो टॉलरेंसी की नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश में काम करना होगा, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो या आम जनता हो। तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि 25 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार का गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी जाएंगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से चर्चाएं जरूर हुई होंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाएगा, क्या योगी आदित्यनाथ की आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैसे कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होना संभव हुई होंगी। और साथ ही जो मंत्रिमंडल का गठन होना है योगी आदित्यनाथ के, तो ऐसे में ऐसे कौन से चेहरों को शामिल किया जाए जिनसे सीधे तौर पर 2024 में फायदा भी मिल सके? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें 2017 से 22 तक के अगर हम शासनकाल को देखें तो तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है। हालांकि 2022 में जब चुनाव हुए तो वो अपनी सीट हार गए। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि उन नेताओं को भी पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए, उनको भी संगठन में कोई काम दिया जाए, ताकि 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें उनकी अहम भूमिका रह पाए। उसके अलावा कौन ऐसा नया चेहरा जो पहली बार चुनाव लड़ा है और भारी बहुमत से जीतकर आया है, तो ऐसे में उसको भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि युवाओं को एक संदेश दिया जा सके कि अगर आप काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको आगे बढ़ाने में कतई चूक नहीं करती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी। अगर युवाओं को इस बार कैबिनेट में तवज्जो मिलती है तो कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में, उसमें काफी ज्यादा जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर 24 से पहले की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं। तो अगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जगहों पर जीतती है, अधिकांश प्रत्याशी उसके जीतते हैं, तो सीधी सी बात है दिल्ली दरबार के रास्ते खुल जाएंगे और एक बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। तो तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए ये बैठक की गई है और बैठक में योगी जी से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक होनी और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यह बैठक की है। यूपी में पार्टी को मजबूत करने को लेकर यह बैठक हुई है। आगामी नगर पालिका के चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। तो ये समीक्षा बैठक की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से लखनऊ के अंदर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी ने एक बच्चे को पोलियो पिलाकर इस अभियान को शुरू किया है। सदर अस्पताल में बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुलार करते हुए भी नजर आए। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में लगे स्टॉल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 28 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इस दौरान बच्चों को दुलार करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा। और पल्स पोलियो अभियान उसी। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम से लौटते हुए बच्चों के बीच में पहुंच गए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दुलार किया और बच्चों के साथ सेल्फीज लेते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्सर बच्चों से दुलार करते हुए तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की सामने आती हैं और यहाँ भी एक कार्यक्रम से लौटते हुए अचानक से बच्चों के बीच में योगी आदित्यनाथ पहुंच के उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, आशीर्वाद दिया, बच्चों को दुलार करते हुए नजर आया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इस दौरान बच्चों ने योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी भी ली थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय में नाम भेजे गए हैं। 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राजभवन भेजी गई है, जिसमें सुरेश कुमार खन्ना, दुर्गा यादव, अवधेश प्रसाद, जय प्रताप सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा सतीश महाना, रमापति शास्त्री, रामपाल वर्मा, रघुराज प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे समेत कई अन्य लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। कान्हा स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोरों से वहां चल रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री भी शपथ लेते हुए 25 मार्च को नजर आएंगे। मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, सोनिया, प्रियंका को भी आमंत्रित किया जाएगा इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां इस वक्त काफी तेज हैं। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां इस वक्त तेज हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। वहीं कश्मीर फाइल्स की टीम कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगी। कश्मीर फाइल्स को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री किया हुआ है और आज शाम करीब 4 बजे कलाकारों से कार्यवाहक मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। मंत्री नंद गोपाल नंदी फिल्म की टीम को लेकर जाएंगे और फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विवेक अग्निहोत्री भी इस वक्त लखनऊ पहुंचे हुए हैं। पल्लवी जोशी, अनुपम खेर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने पर आभार भी जताएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसको टैक्स फ्री किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस मूवी को देख सके। और वहीं बात अब हरदोई की, जहां पर रामपाल वर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा इस वक्त काफी तेज हो गई है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं रामपाल वर्मा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरदोई से 9 बार विधायक बने हैं रामपाल वर्मा। पासी बिरादरी से आते हैं और बालामऊ विधानसभा से 9 बार चुनाव जीते हैं रामपाल वर्मा। तो ऐसे में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उनके नाम पर चर्चा इस वक्त काफी तेज है। बीजेपी से पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय भी वो चुनाव जीत चुके हैं रामपाल वर्मा। तो ऐसे में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और इसकी चर्चाएं इस वक्त काफी तेज हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में होली मिलन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान हमारे संवाददाता पवन तोमर ने उनसे खास बातचीत की है। तो बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। पहले तो आपको न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर, एक सबसे पहले सवाल हमारा ये है जो है जब त्यौहार आता है, आप इतनी बिजी लाइन है, मुख्य आपका जो है पता है, उसके बाद सबसे पहले आप जो है हर त्यौहार जो अपने पैतृक घर पर करते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि त्यौहार के समय अपना घर, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई त्यौहार मनाना एक अलग आनंद आता है। वो मेरा पहले से प्रयास रहा है और इस बार भी होली का त्यौहार मैंने अपने परिवार और भाजपा के कार्यकर्ताओं के मनाने का था। भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार रिपीट की है, सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहिए? वो लंबे समय के बाद जो रिपीट हुई है। भाजपा सरकार रिपीट हुई है, कहते हैं कि 37 साल के बाद में रिपीटेशन हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार के रिपीट होने में प्रदेश की मान जनता के साथ साथ भाजपा के निष्ठावान देवपूर्ण कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिन्होंने पूरी तरह से परिश्रम और पसीना बहा करके सरकार को बनाने का काम किया है। इसलिए अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रदेश की मान जनता को देना चाहिए।
मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो है वोटर में क्यों नहीं दिखाई देता? वोटर क्यों जो है जातिवाद में बढ़ जाता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा है, हम चरितार्थ भी करते हैं। और हमने सबको, चाहे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, सबको बिना भेदभाव के देने का काम किया है। तो हम तो पूरी तरह से माननीय मोदी जी सबके लिए बराबर करते हैं और इस 2022 के चुनाव को समझे हैं, बच गए हैं, वो आगे चल के समझेंगे। मुझे लगता है कि जब हम नेक नीति से पूरी तरह से जनता के लिए ईमानदारी से बराबर का काम करते हैं, तो जनता भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी को उसी तरह से आज नहीं तो कल, मुझे लगता है कि अपना नेता, अपना मसीहा बनेगा। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट भी द्वारा सरकार बनी है और आप बदायूं के मेन चेहरा हैं। आपकी जो है सबसे बड़ा जो है बदायूं जिला जो है रोजगार को लेकर सबसे पिछड़ा हुआ है। रोजगार के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे कि रोजगार को हम ऐसे आगे बढ़ाएं जो बाहर नहीं जाना पड़े? देखिए, बदायूं जनपद का निवासी होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि रोजगार के अवसर हो, कुछ यहाँ पर विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से करेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी हैं। पहले तो आपको न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।